पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने 200 से ज़्यादा सीटें जीती है और अब इनकी सरकार होगी। बीजेपी की पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनेगी। अब बात आती है कि ममता बनर्जी के मजबूत किले में कैसे हुई है बीजेपी की एंट्री, इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखेंगे ये पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना है ना, विधायक का चुनाव लड़ना हो ना, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। लेफ्ट को ममता ने किया था बेदखल, तो जो लेफ्ट की पार्टियां थी ना, उन्हें हटाकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सरकार बनाई थी। पश्चिम बंगाल में 34 साल लंबे चले वामपंथी शासन को ममता बनर्जी ने सत्ता से बेदखल किया था। साल 2011 में जब उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला तो न केवल उनके विरोधियों बल्कि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने भी उनके शासन चलाने की क्षमता को लेकर शंका जाहिर की थी। उनकी राजनीतिक परिपक्वता को लेकर भी संशय जताया था। लेकिन बीते 15 सालों में इन शंकाओं और सवालों का जवाब खुद बंगाल की राजनीति ने ही दे दिया। पहले कांग्रेस की नेता हुआ करती थी कौन? ममता बनर्जी। उसके बाद इन्होंने टीएमसी बनाई थी। ममता बनर्जी एक नहीं लगातार 3 बार राज्य की मुख्यमंत्री चुनी गई। अगर इस बार भी ममता बनर्जी अपनी पार्टी को फिर से जीत दिला पाती तो पश्चिम बंगाल की पहली ऐसी मुख्यमंत्री बन सकती थी जिन्होंने लगातार 4 बार विधानसभा चुनाव जीतकर इतिहास बनाया हो। इस बार सत्ता विरोधी लहर की चुनौती रही उनके सामने। साल 2021 में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जहां 8 चरणों में करवाया गया था, वहीं इस बार के चुनाव केवल 2 चरणों में हुए। राज्य में मतदान 23 अप्रैल को हुआ था, 29 अप्रैल को हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस की नेशनल ओपिनियन एडिटर बंदिता मिश्रा ने बीबीसी के स्पेशल प्रोग्राम में बताया कि इस चुनाव के दौरान महिलाओं का यह मानना था कि ममता बनर्जी ने योजनाओं के जरिए उनको बहुत कुछ दिया, लेकिन वो नौकरी नहीं दे पाई। वो कहती हैं कि टीएमसी के लोकल नेटवर्क में गुंडागर्दी, कट मनी, बिजनेस नहीं करने देना और केंद्र से आने वाली योजनाओं का लाभ न मिलने का डर भी महिलाओं में था। साथ ही महिलाओं का कहना था कि उनके बच्चों को टीएमसी नौकरी नहीं दे पा रही है। कोलकाता में मौजूद बीबीसी संवाददाता दिलनबाज फासा का कहना है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान महिला सुरक्षा का मुद्दा काफी अहम रहा। बीजेपी ने यह मुद्दा बनाया भी है। वो खुलकर कह रही थी कि बीजेपी आएगी तो उनको सुरक्षा मिलेगी। कोलकाता में अगस्त 2024 में आरजी कर मेमोरियल अस्पताल की महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद महिला सुरक्षा का मुद्दा चुनाव प्रचार के दौरान काफी सुर्खियों में रहा। मृत डॉक्टर की मां को बीजेपी ने चुनाव मैदान में भी उतारा था और वो 28,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव भी जीती हैं। वरिष्ठ पत्रकार शिखा मुखर्जी ने बीबीसी संवाददाता प्रेरणा से बात करते हुए कहा था, ममता बनर्जी के लिए 2021 का चुनाव जहां वामपंथी शासन को हटाने का चुनाव था 2011 का, 2021 का नहीं 2011 का, वहीं 2026 का चुनाव बंगाल को भारतीय जनता पार्टी से बचाने की लड़ाई थी। और इस चुनाव के दौरान ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर थी। लेकिन बीजेपी को आप देख रहे हैं, 2016 में चुनाव हुआ तो कितनी सीटें मिली? 3 सीटें मिली। 2021 में 77 और उसके बाद 200 से ज्यादा। तो बीजेपी ने भी हार नहीं मानी, बीजेपी लगी रही बराबर। शिखा मुखर्जी का मानना है कि ममता के सामने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और विकास से जुड़े सवाल थे। वोटरों के नाम कटने का असर, जो एसआईआर हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर भी विवादित मुद्दा रहा। ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। हालांकि इसके बावजूद राज्य में तकरीबन 90 लाख मतदाताओं को कि वोट मतदाता सूची से हटे और ममता बनर्जी इसे भी एक जिम्मेदार बता रही हैं उनकी हार का कि एसआईआर से इतने नाम हटाए गए और हमारे ही लोगों के नाम हटाए गए।
इसलिए हम चुनाव हार गए। शिखा मुखर्जी का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम कटना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। आजादी के बाद पहला मौका था जब पश्चिम बंगाल में कुल वोटरों की संख्या पिछले चुनाव के मुकाबले कम हुई है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 7,30,40,000 रजिस्टर्ड वोटर थे और कोविड के दौर में भी 82.3% वोटिंग हुई थी। इस बार के चुनाव में मतदान का प्रतिशत इससे भी ज्यादा था। कुल वोटिंग लगभग 92% हुई। भ्रष्टाचार और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप। राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार का कहना है कि मुस्लिम तुष्टीकरण और घुसपैठियों का नैरेटिव पश्चिम बंगाल में बना और किसी पार्टी पर इसकी लेबलिंग हो जाए तो उसका कुछ ही इस तरह का नतीजा होता है। और आप देखते हैं इस परिणाम का नतीजा यह भी दिखाता है कि अल्पसंख्यकों के आगे बहुसंख्यकों को नजरअंदाज करने के नैरेटिव को आगे बढ़ाना गया, जिसका फायदा भी मिला बीजेपी को। वरिष्ठ पत्रकार विश्वजीत भट्टाचार्य ने बीबीसी संवाददाता प्रेरणा को बताया था कि तृणमूल कांग्रेस पर बीते सालों में भ्रष्टाचार के अलग अलग आरोप भी ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी तृणमूल कांग्रेस के विरोध में पीडीएस स्कैम, कैटल स्मगलिंग स्कैम, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, मंत्रियों नौकरशाहों की गिरफ्तारी आदि मुद्दों की गूंज सुनाई दी है थी। और भट्टाचार्य के मुताबिक शहरी इलाकों में, खासकर कोलकाता उसके आसपास के इलाकों में ममता के खिलाफ नाराजगी बढ़ी। विश्वजीत भट्टाचार्य ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक मुद्दों पर वोटिंग बढ़ेगी और जिसका खामियाजा ममता बनर्जी को उठाना पड़ सकता है। बीजेपी से मिली कड़ी चुनौती। ये विश्लेषक मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की विजयी बढ़त की वजह पार्टी संगठन भी रहा। उनका कहना है कि इस दौरान पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया। वहीं तृणमूल कांग्रेस चुनाव के पहले तक योजनाओं की घोषणा करने में लगी हुई थी। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मदद करने वाली लक्ष्मी भंडार स्कीम में चुनाव से पहले भी वृद्धि की गई थी। स्कीम के तहत SC/ST कैटेगरी की महिलाओं को हर महीने 1200 रुपए, जनरल कैटेगरी की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह दिए जाने लगे थे। और वहीं विधानसभा चुनाव से पहले राशि में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई। मानदेय सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 1500 रुपए और अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए 1700 रुपए प्रति माह कर दिया गया था। और वहीं बंगलार युवा साथी योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने तक आर्थिक सहायता देने के लिए हर महीने 1500 रुपए की सहायता देने का प्रावधान किया गया। यह सहायता 21 से 40 साल के उन युवाओं के लिए है उन्होंने कम से कम 10वीं कक्षा पास की, अभी रोजगार की तलाश में है। चुनाव से पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों पेंशन भोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते के भुगतान का फैसला भी किया। और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक इसके तहत लगभग 9 लाख कर्मचारियों पेंशन भोगियों को करीब 10,000 करोड़ रुपए की DA बकाये का भुगतान करने की घोषणा भी की गई। बाकी आप लोग क्या कारण मानते हैं, आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।